नमस्कार दोस्तों, आगे चलते हैं। हम लोग यहाँ तक कर लिए थे, ठीक है। यहाँ तक करते हैं आगे। यहाँ तक हो गया था, आप देखना, दो मैंने वीडियो बना चुका था, ठीक है। यहाँ से आगे चलते हैं, ठीक है। आगे से पूरा खत्म करते हैं जल्दी जल्दी। देखो, 41 तक हो गया था, बट 41 को फिर से कर लेते हैं। 41 में क्या कहा गया है? 41 में क्या कहा गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पर्ल हावर पर किस देश ने आक्रमण किया था? तो ये किया था भाई साहब, किस किस हावर पर किस देश ने आक्रमण किया था? तो ये जापान ने किया था, और इसी के कारण अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल भी हुआ था, ठीक है। समझ रहे हो? हाँ। मतलब देखो, सबसे पहले द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ था समझते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की मैं बात करता हूँ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या हुआ था, कैसे हुआ था, थोड़ा डिटेल। सेकेंड वर्ल्ड वॉर। एक सेकेंड। देखो, हम लोग को पढ़ना है द्वितीय द्वितीय विश्व युद्ध। विश्व युद्ध। देखो, द्वितीय विश्व युद्ध क्या था। देखो, द्वितीय विश्व युद्ध में अगर देखा जाए तो इसके पीछे कारण क्या था। मतलब क्या कारण था, ऐसा क्यों हुआ था, ये लड़ाई हुआ था। तत्कालीन कारण क्या था? तत्कालीन कारण क्या था? देखो, द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ था। सबसे पहले मैं बात करूं, युद्ध क्या हुआ था, मतलब इसका देखो, उस समय क्या थी ना, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध हो चुका था। प्रथम विश्व युद्ध में आपको पता है कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो जर्मनी पे एक वायसराय की संधि हुई थी। तो वायसराय की संधि के तहत जर्मनी को काफी अत्याचार किया गया था। तो उसी समय से हिटलर का उदय हुआ था। तो ये तो था प्रथम विश्व युद्ध। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ था, तो द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे ज्यादा टेरिटरी ऑफ वायसराय जो हुआ था ना, 1919 में, आप जना जिसमें जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया। बहुत भारी युद्ध क्षति हुई, भूमि छीन ली गई, सेना बहुत छोटी कर दी गई। जर्मनी के बदले की भावना वहीं से जन्मी, और वहीं से हिटलर का उदय हुआ। समझ रहे हो ना? हिटलर का उदय हुआ, बहुत खतरनाक, मतलब ये था, समझ रहे हो ना? सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत ऐसे नहीं हुआ कि प्रथम, क्योंकि ऑलरेडी प्रथम वर्ल्ड वॉर हो चुका था हमारे वर्ल्ड में। लेकिन दूसरी वर्ल्ड वॉर होने के पीछे यही कारण था कि एक दूसरे से अन्याय बढ़ चुकी थी, गरीबी थी, तानाशाही बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इसी के कारण एक ऐसा माहौल बना कि द्वितीय विश्व युद्ध होना पड़ा। और वायसराय की संधि के कारण, इसी में हिटलर जर्मनी में, जिसमें नाजी का हुआ, मोसलिनी इटली, फिर जापान में मिलिट्री रूल रखा, तीनों की तरफ पूरी तरीके से कब्जा कर लिया गया। इसी के लिए द्वितीय विश्व युद्ध पूरी तरीके से हुआ, ठीक है। समझ में आया? हम्म। यहाँ तक क्लियर। तो आगे चलते हैं। आप समझते हैं द्वितीय विश्व युद्ध में क्या क्या हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध में, क्योंकि ये पूछा जाता है, मतलब इसे एग्जाम में पूछ देगा। देखो, सबसे पहले कारण क्या था, मेजर कारण क्या था? मेजर कारण था 1 सितंबर। 1 सितंबर। 1 सितंबर। 1 सितंबर 1939 को, 1 सितंबर 1939 को क्या हुआ, जर्मनी ने जर्मनी 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 ने जर्मनी ने क्या किया, पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, पोलैंड पर आक्रमण आक्रमण कर दिया, ठीक है। इस पे जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। समझ रहे हो? पोलैंड पे भयंकर आक्रमण हुआ।
इसके कारण क्यों हुआ आक्रमण? इसके पीछे का कारण था, कारण यही था, आक्रमण करने का पीछे कारण था, क्योंकि जर्मनी जो था ना वायसराय की संधि से तंग आ चुका था। वो नहीं चाहता था कि मैं ऐसे वायसराय की मैं संधि करूं, क्योंकि उसमें हिटलर का उदय हो चुका था। समझ रहे हो ना? तो ऐसे केस में पोलैंड ने, सॉरी, जर्मनी ने इंग्लैंड ये पोलैंड ने जर्मनी ने पोलैंड पे आक्रमण कर दिया। ठीक है, समझ रहे हो ना? यस। फिर क्या हुआ? इसके 2 दिन बाद, 2 दिन बाद, 2 दिन बाद पता है, फ्रांस फ्रांस और ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दिया। फ्रांस फ्रांस प्लस जर्मनी, सॉरी, फ्रांस प्लस ब्रिटेन, ब्रिटेन ने, फ्रांस प्लस ब्रिटेन ने क्या किया? किसके अटैक? जर्मनी पे अटैक, मतलब प्लान बना दिया जर्मनी के। देखो, जर्मनी ने तो पोलैंड पर आक्रमण किया, लेकिन फ्रांस और ब्रिटेन ने जर्मनी पर युद्ध की आक्रमण कर दिया। इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गया। और पता है, ये 6 साल तक चला, 6 वर्ष तक युद्ध चला था। 6 वर्ष तक युद्ध चला। ठीक है, इसका अंत हुआ 2 सितंबर, 2 सितंबर, सितंबर 1945 को इसका युद्ध का अंत हो गया। 2 सितंबर 1945 को इसका अंत हो गया। ठीक है, द्वितीय द्वितीय कारण क्या था? तत्कालीन कारण क्या था? ये था, पूछा जा सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो जर्मनी जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो जर्मन के जनरल रोमेट का नाम डेजर्ट फॉक्स था। ठीक है, जर्मनी ने, पता है, जो जर्मनी का वायसराय की संधि हुआ था ना 1935, 1935 उल्लंघन 1935 में किया। मतलब जब हुआ था 1919 में वायसराय की संधि हुई थी, तो जर्मनी पे बहुत सारा चीज थोपा गया था, लेकिन वो मानने से इनकार कर दिया, बोला हम ये सब नहीं मानेंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना? इसी के कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। ठीक है, फिर था देखो, फिर क्या हुआ? स्पेन में भी गृह युद्ध शुरू हो गया। इसी कारण संयुक्त रूप से इटली और जर्मनी का पहला शिकार स्पेन था। जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण की योजना ऑपरेशन बरबोसा कहा जाता है। जब जर्मनी जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर जब आक्रमण किया ना, तो आक्रमण करने की योजना को ऑपरेशन बरबोसा कहा जाता है। बरबोसा, बरबोसा कहते हैं, बरबोसा। फिर 23 अगस्त 1939 को जर्मनी रूस आक्रमण पर समझौता हुआ, और जर्मनी ने रूस पर उल्लंघन करने के आरोप लगाकर 22 जून 1941 को आक्रमण किया, लेकिन फरवरी 1943 में जो रूसी सेना थे जर्मनी को हराने में सफल हुई। ठीक है, समझ रहे हो? इसी के कारण अमेरिका अमेरिका कब भाग लिया था? अमेरिका लिया था 8 दिसंबर, 8 8 दिसंबर, दिसंबर 8 दिसंबर 1941 को, 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका भाग लिया। अमेरिका भाग लिया। क्यों भाग लिया था? क्योंकि इसी कारण, सात, देखो क्या हुआ था ना, 7 सितंबर को, 7 दिसंबर को, 7 दिसंबर को, दिसंबर 1941 को, जो जापान था ना, जापान जापान जो था, जापान, वो क्या किया ना, हवाई द्वीप स्थित एक पर्ल हार्बर के अमेरिका के था, नौसैन्य अड्डे पर हमला कर दिया। इसीलिए अमेरिका 8 दिसंबर 1941 को पार्टिसिपेट किया। समझ रहे हो? ये थी पूरी स्टोरी ब्रिटेन का, मतलब इसका। फिर यहीं से यूएन का जन्म हुआ, क्योंकि हर समय क्या होती थी ना, युद्ध लड़ा जाता था। तो युद्ध लड़ा जाएगा तो क्या होगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी ना। एक समय ऐसा आएगा कि पूरे विश्व युद्ध लड़ा जा रहा है, प्रथम विश्व वर्ल्ड वॉर हो गया है, द्वितीय वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया है, तो कुछ ऐसा किया जाए जिससे युद्ध फ्यूचर में ना हो। तो इसके लिए यूएनए का स्थापना किया गया। ठीक है,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जापान। ठीक है, यहां तक क्लियर? देखो, तो ये तो समझ में आ गया कि 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया। हिटलर जो थे ना, आधुनिक भूमि चाहता था, लेकिन पोलैंड पर कब्जा उसकी बड़ी योजना थी। ठीक है। फ्रांस एवं ब्रिटेन भी जर्मनी के खिलाफ युद्ध कर दिया। इस तरह से युद्ध शुरू हो गया। 6 साल तक चला, 1939 से 45 तक ये युद्ध चला। लगभग 61 देशों ने भाग लिया। मुख्य कारण क्या था? जर्मनी पर पोलैंड का आक्रमण। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो जनरल रोमेल था ना, जर्मनी का प्रसिद्ध सैन्य कमांडर था, जिसको जेडच फॉक्स कहा गया, क्योंकि वो रेत वाली क्षेत्रों में भी रणनीति बनाकर जीतना चाहता था। ठीक है। फिर वायसराय की जो संधि हुई थी, 1935 का उल्लंघन किया। स्पेन का गृह युद्ध हुआ, फिर जो बहुत सारे प्रॉब्लम हुए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट था कि अमेरिका इसमें पार्टिसिपेट किया। फिर परमाणु बम भी गिरा इसी के समय। समझ रहे हो? 9 9 अगस्त 1945, यूरेनियम 35। देखो, कब कब गिरा था, पूछा जाता है ये। 6 अगस्त, 6 अगस्त 1945 को गिरा था। और एक गिरा था 9 अगस्त 1945 को। 6 अगस्त 1945 को पता है, यूरेनियम 235 था। और 9 अगस्त 1935 को प्लेटेनियम, प्लूटोनियम 235 था, 239 था, ये गिराया गया था। जो पहला वाला था उसको लिटिल बॉय बोला जाता है। लिटिल बॉय, लिटिल बॉय इसको बोलते हैं, लिटिल बॉय, लिटिल बॉय। और दूसरा वाले को बोला जाता है फैट मैन, फैट मैन, फैट मैन बोलते हैं, फैट मैन। ठीक है, इस तरह से खत्म हुआ। ठीक है। फिर जानता है, जब युद्ध का परिणाम हुआ तो यहां से एक जन्म लिया यूएनओ। पूछ देता है कि इसका जन्म हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 की स्थापना की गई। ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो पूरी तरीका से आगे चलते हैं। यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है, जिसको मैं हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी फतुआ के पास गंगा में मिलती है? फतुआ के पास, तो गंगा में फतुआ के पास मिलती है ये पुनपुन नदी। पुनपुन, पुनपुन नदी, पुनपुन नदी फतुआ के पास मिलती है। जो पुनपुन नदी है ना, वो फतुआ के पास, फतुआ के पास गंगा में मिलती है। पुनपुन नदी जो है वो पलामू झारखंड के चोरहा पहाड़ी से निकलती है। ये कहाँ से निकलती है? जो ये पुनपुन नदी है, ये झारखंड के पलामू, पलामू, पलामू से, पलामू से, पलामू के चोरहा पहाड़ी, चोरहा, चोरहा, चोरहा पहाड़ी से निकलती है, पहाड़ी से मिलती है। ठीक है, मिलती है। ठीक है, समझ रहे हो? पुनपुन नदी जो है ना, पटना जिले के फतुआ के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है। और ये जो देख रहे हो ना, पुनपुन, और एक इसका सहायक नदी भी है, मुहर्रम और राम रेखा। ठीक है। निम्नलिखित में किस कमेटी के आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? न्याय पंचायत, तो ये किए थे अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता, देखो इसमें क्या क्या, तीन तरह का समितियां थी। एक तो, एक थी सारे जो भी थे ना, मतलब क्या बोलते हो, एक तो था बलवंत,
बलवंत राय मेहता समिति, जीके राय कमेटी और सहकारिता आयोग, सबके बारे में हम लोग समझते हैं कि ये क्या होती है पूरी डिटेल में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, आगे चलते हैं। देखो इसमें जो बलवंत राय मेहता समिति था वो कब आया था, 1957 में। और ये क्या बोलते हो, अशोक मेहता समिति कब आया था, 1976 में। सबका अपना अपना रिकमेंडेशन था। जैसे बलवंत राय मेहता समिति जो था वो क्या बोला था कि त्रिस्तरीय होगा, एक ग्राम पंचायत होगा, एक जिला पंचायत होगा, और एक मतलब एक ग्राम पंचायत होगा, एक ब्लॉक समिति होगा और एक जिला होगा, जिसमें सबकी एक अलग अलग भूमिका होगी। इस तरह की बातें बताया गया था। ठीक है, तो देखो इसमें हम समझते हैं सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति, इसका क्या काम था, ये आया था कब, बलवंत राय मेहता समिति आया था, बलवंत बलवंत राय मेहता मेहता ये आया था 1957 में। 1957 में आया था ये 1957 में आया था। ठीक है, 1957 में आया था ये बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति का काम क्या था, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कराना। त्रिस्तरीय त्रि त्रिस्तरीय स्तरीय त्रिस्तरीय त्रिस्तरीय पंचायत पंचायत की व्यवस्था कराना। ये बलवंत राय मेहता, मतलब एक ग्राम पंचायत होगा, एक पंचायत समिति होगा, एक जिला परिषद होगा। इसे ही फादर ऑफ पंचायती रिफॉर्म भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये लोकतंत्र को गांव तक पहुंचाने का सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, अशोक मेहता समिति कब आया था, अशोक अशोक मेहता अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति था जो आया था 1977 में। 1977 में अशोक मेहता समिति आया, 1977 में। इसमें दो समितियों की बात किया गया था, दो समिति की। इसमें दो समिति दो स्तरीय की बात किया गया था, इसमें दो स्तरीय की बात हुई थी। फिर था, एक था जी जी वी जीवी के राव समिति जीवे के राव समिति, ये 1985 में बनाया गया था, 1985 में। ठीक है, इसका इसका मुख्य बिंदु क्या था कि इन्होंने पंचायती राज के विकास का मुख्य केंद्र बनाने पर बल दिया था। इन्होंने ही बोला था कि छोटे मुके जो भी मुकदमे होंगे ना, उनको नया पंचायत बनाने की बात किया जाएगा, नए पंचायत की। क्योंकि जब बात हुई थी ना, एक समय ऐसा आया था जब हमारे देश में पंचायती राज की अगर लागू नहीं करते तो आज हम गांव लेवल पे विकास नहीं कर पाते। समझ रहे हो ना, गांव लेवल पे विकास बहुत जरूरी था ना। और ये गांधी जी का सपना था, कि गांधी जी का यही सपना था कि लोगों को एकदम क्योंकि क्या होता है, लोगों को दूर दुराज से भी जो भी है ना व्यवस्थाएं, सेल्फ गवर्नमेंट का, वो मिले। ठीक है, तो ये बातें थी यहाँ तक। तो बलवंत राय मेहता समिति की बातें हो गई थी। ये अशोक मेहता समिति ने भी बोला था, अशोक मेहता समिति ने ही दिसंबर 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आई थी ना, अशोक मेहता की अध्यक्षता में गठित किया गया था। ये इसमें ही बोला गया था कि पंचायती व्यवस्था इंटू द्विसदनीय मॉडल होगा। अशोक मेहता समिति ने द्विसदनीय मॉडल की बात किया गया था, अशोक 1977 में। ठीक है, और इसी में पहले स्तर पे तो पंचायत विकास होगा, मतलब पंचायत, और दूसरे स्तर पे जिला परिषद की बात किया गया था। इसी में और विकास पंचायत से अलग से न्याय पंचायत का गठन यही किए थे, कौन, अशोक मेहता समिति। इन्होंने ही
न्याय पंचायत की बात किया था। न्याय पंचायत। ठीक है, न्याय पंचायत। न्याय पंचायतों की बात इन्होंने ही किया था। ठीक है, का गठन होना चाहिए जिसका अध्यक्ष एक न्यायाधीश हो और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को उचित प्रतिनिधि मिले, इसकी बात इन्होंने किया था। और पंचायतों को चुनाव दलगल पर होना चाहिए, दलगत होना चाहिए। पंचायती राज संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन मिला मिला नहीं था। ठीक है, समझ रहे हो, ये बात भी आया था। हाँ, जीवी के राव समिति। जीवी के राव समिति आया था 1985 में। देखो, इनके द्वारा ये कब आया था, जब राजीव गांधी के सरकार के समय ये योजना आया था। जीव के राव, इसकी अध्यक्षता इन्हीं किए थे। जीव के राव समिति नहीं किए थे। इनका जो ढांचा था ना, कि योजना को केंद्रीकरण की प्रवृत्ति घातक बताते हुए योजना को विकेंद्रीकरण की बात की थी। तो केंद्रीकरण होता है एक सेंट्रलाइज पॉइंट पे ही रहना, और विकेंद्रीकरण होना मतलब चारों तरफ रहना। तो इन्होंने ही पंचायती राज में जिला परिषद को नियोजन और विकास कार्यक्रम को उचित प्रबंधन का मुख्य निकाय बनाना चाहिए। और फिर इन्होंने जिला स्तर पे जिला विकास आयोग, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, अभी भी आप देखते हो बना हुआ है। डीडी डीडीसी है ना, सब जगह देखते हो। डीडीसी इन्हीं के देन है। डीडीसी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमीशन नामक पद सृजित करने की बात की थी, और अभी भी है। फिर इस पद को जिला न्यायाधीश के जो वरिष्ठ और अनुभवी व्यक्ति होंगे ना, उनको दिए जाने की बात किया था। ठीक है, और इसी समिति ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं और पिछड़ों को उचित प्रतिबंध देने की बात की गई थी। ठीक है, फिर एक और आया लक्ष्मी सिंधवी समिति। लक्ष्मी लक्ष्मीमल लक्ष्मीवल मल सिंघवी सिंघवी समिति। ये आया था 1986 में, एक साल तुरंत बाद। इसमें जानते हो, विकेंद्रीकरण की व्यवस्था को पुनः जोड़ दिया। जिस तरह से ये मांग किए थे कि विकेंद्रीकरण होना चाहिए, तो लक्ष्मी मल सिंधवी समिति ने ही विकेंद्रीकरण पे पूरा जोर दिया। विकेंद्रीकरण पे विकेंद्रीकरण पे इन्होंने पूरा जोर दिया। पुनः जोर देते हुए 1986 में राजीव गांधी की सरकार द्वारा जो लक्ष्मी मल सिंधवी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। समझ रहे हो ना, पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, ये बोले थे। और मिला भी था। और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। त्रिस्तर ग्राम खंड जिला पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए। दलगत व्यवस्था वाला जो पंचायत चुनाव को नहीं अपनाना चाहिए, वो बोला नहीं, ये गलत है। फिर पंचायती राज जो भी समस्या है ना, उसको सही किया जाना चाहिए। इसीलिए इसी के बदौलत 73वां संविधान संशोधन आया। 73वां 73वां संविधान संशोधन 1992 में आया। 1992 में आया। और इसी के तत्कालिक जो पीवी नरसिम्हा राव थे, पीवी नरसिम्हा राव ने तत्काल प्रभाव से इनको लागू कर दिया। ठीक है, और विधेयक संसद पारित करके इसको 20 अप्रैल 1993 को तो प्रभावी रूप से किया गया। लेकिन स्वीकृति मिली 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल 1993 को इनको पूरी तरीका से लागू कर दिया गया। पहला राज्य जो था उसमें, इसीलिए पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, 24 अप्रैल को। समझ रहे हो, तो इस तरह से देखा जाए तो इतिहास रहा है इसको संघर्ष करने का। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आया था। बलवंत राय मेहता समिति कब आया? 1957 में। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में त्रिस्तरीय पंचायत की बात किया था। अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय। जीवी के राव समिति 1985 डीडीसी, 1985 इसमें डीडीसी व्यवस्था किया गया था। लक्ष्मी मल सिंधवी समिति 1986 में आया था। इसमें विकेंद्रीकरण की बात ज्यादा की गई थी।
और 73वां संविधान संशोधन 1992 आया। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो इतिहास में पहली बार क्या हुआ, क्या हुआ, संवैधानिक दर्जा भी मिल गया इसको पूरी तरीके से। ठीक है, आगे चलते हैं। तो एक एक ऑप्शन में सहकारिया, सहकारिया आयोग, सहकारिया आयोग। सहकारिया आयोग जो है ना वो केंद्र और राज्य से संबंधित आयोग है। मतलब केंद्र और राज्य के बीच में जो रिलेशन बनता है उसकी है, और उसकी रिपोर्ट पंचायतों को कोई संबंध नहीं है, लेकिन इसका फोकस ढंग संघीय ढांचा, संविधान के राज्य और केंद्र से संबंधित है। ठीक है, तो ये ध्यान भी रखना। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में आता है, तो ये राज सूची में आता है, राज की ये देन है। मतलब ये राज्य सरकार की काम है। पंचायती राज किस सूची के अंतर्गत आता है, तो ये है हमारा राज सूची में। आपको पता है ना कि ये जो बातें बोली गई है सूची के बाद, सूची के बाद जो कही गई है वो कही गई है सतमा अनुसूची, सतमा अनुसूची में 246 में, अनुच्छेद 246 में ये सब बातें कही गई है कि तीन सूची होगी, एक संघ सूची होगा, एक राज्य सूची होगा और एक समवर्ती सूची होगा। राज सूची में राज कानून बनाएगी, समवर्ती सूची में ये क्या बोलते हो, दोनों बनाएंगे, और दोनों बनाएंगे, और केंद्र सूची में केंद्र सरकार बनाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। ये 200 अनुच्छेद 246 7वीं अनुसूची में ये बातें बताई गई है। ठीक है, जब संविधान लागू हुआ था ना, अभी राज सूची में आप देखोगे तो वर्तमान में 59 विषय है, राज सूची में 59 विषय है, राज सूची में 59 विषय पे कानून बना सकता है। ठीक है, संवर संवर्ती सूची में 47 विषय पे कानून बनाया जा सकता है। और संघ सूची में, संघ सूची जो है उसमें वर्तमान में अभी 98 विषय है, 98 विषय, 98 विषय है वर्तमान में। तो ये सब बातें हैं ना जो आपको ध्यान रखना, पूछ सकता है। सतवीं अनुसूची, सतवीं अनुसूची 246 में ये बातें बोली गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। पहचानिए कि नींद में कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है। चांदी के कप का रंग बदल जाना, बिल्कुल। चांदी के कप का रंग बदल जाना, चांदी का कप जो होती है ना रंग बदलता, पता है क्या हो जाती है, काला हो जाता है, काला। क्योंकि सल्फर सल्फाइड के कारण, सल्फाइड के कारण ऐसा होता है, काला हो जाता है, काला। नेपथलीन के पिंड का ऊर्ध्वपादन होना, ये भी नेपथलीन के पिंड का उत्पादन, जल का विद्युत अपघटन, जल का विद्युत अपघटन और भाप का संघनन, ये नहीं होगा, फोर वाले नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेपथलीन के पिंडों का ऊर्ध्वपादन हो गया। तो ये सेकेंड, तो फर्स्ट और सेकेंड जो होगा, सॉरी फर्स्ट नहीं, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड इसमें और इसमें होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। तो फर्स्ट और थर्ड जो होगा वो होगा एक केमिकल रिएक्शन। ठीक है, चांदी का कब बदलता है पता है, चांदी का जो क्यों बदलता है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण बदल जाता है, और किसका काला रंग हो जाता है और बन जाता है सिल्वर सल्फाइड। देखो क्या होती है, इसको हटाते हैं। देखो क्या बोल रहा है कि इसका रासायनिक, तो चांदी का रंग बदलना, तो चांदी क्या करती है ना, आपको देखो होगा, जो चांदी होती है वो हाइड्रोजन सल्फाइड से, H2S से, H2S से रिएक्शन करेगा और बना लेता है Hg2S, और हाइड्रोजन गैस जो होती है ना वो बाहर निकल जाती है, और ये जो है ना ये बन जाता है हमारा सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर, सिल्वर
सिल्वर सल्फाइड, सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड बन जाता है। और यही सिल्वर सल्फाइड क्या होती है, काला हो जाता है, ये काला होती है, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड से भी क्रिया करके जिसमें काला रंग देता है, ये काला रंग देता है। तो ये तो एक रासायनिक अभिक्रिया है, तो ये बात सही है। नेपथलीन के पिंडों का ऊर्ध्वपातन, ये एक फिजिकल प्रोसेस है, तो ये गलत होगा। जल का विद्युत में अपघटन, बिल्कुल, जल में विद्युत का अपघटन होती है, केमिकल रिएक्शन होता है उसमें, भाप का संघनन नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वन और थर्ड जो है वो एक रासायनिक अभिक्रिया है। समझ रहे हो? स्पर्श, स्पर्श लेंस, कॉन्ट्रैक्ट लेंस किससे बनाए जाते हैं? स्पर्श लेंस, स्पर्श लेंस, कॉन्ट्रैक्ट लेंस किससे बनाए जाते हैं? तो ये बनाए जाते हैं ल्यून साइड से, ल्यून साइड्स, ल्यून साइड्स जो स्पर्श कॉन्ट्रैक्ट लेंस ल्यून साइड से बनाए जाते हैं। ये सामान्यतः दो गोलीय पृष्ठ से घिरे हुए अपवर्तक माध्यम को लेंस कहा जाता है, ठीक है, आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन है कि तापमान को 0 डिग्री से कम करने के लिए बर्फ में मिलाए जाने वाले पदार्थ है। मतलब पदार्थ को अगर आप 0 डिग्री से भी कम करना चाहते हो तापमान को, तो बर्फ में मिलाए जाने वाला पदार्थ क्या होती है? तो ये पदार्थ होती है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के मिलाया जाता है। तापमान को कम अगर करना है, बर्फ में मिलाए जाने वाला पदार्थ सोडियम क्लोराइड है। क्या है? NaCl है, NaCl। क्योंकि जब 0 डिग्री पर बर्फ पिघलती है तो कुछ नमक सोडा मिलाने से बर्फ का गलनांक 0 डिग्री से घटकर माइनस में चला जाता है। ऐसे मिश्रण को हम हिम मिश्रण कहते हैं। इस प्रकार हिम मिश्रण का उपयोग कुल्फी में, कुल्फी, कुल्फी हो गया, आइसक्रीम हो गया, आइसक्रीम हो गया, इत्यादि में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व संक्रमण तत्व नहीं है? संक्रमण, संक्रमण नहीं है। तो एसी, एसएन, एचजीपीडी, एचजीपीडी, तो ये एसएन नहीं है, एसएन, एसएन संक्रमण नहीं है, एसएन संक्रमण तत्व नहीं है। तीन एसएन पी ब्लॉक का तत्व है, जबकि संक्रमण तत्वों का डी ब्लॉक में रखा गया है। समझ रहे हो ना? जो देखो, जो पी और ए, एक तो पी ब्लॉक होती है, एक होती है डी ब्लॉक, और एक होती है एफ ब्लॉक, और एक होती है एस ब्लॉक। तो जो 3 से 12 वाले तत्व होती है ना, वो सबसे संक्रमण धातु होता है। तो ये जो एसेन है ना, एसेन, एसेन वो संक्रमण नहीं है, क्योंकि पी ब्लॉक का तत्व है। 3 जो है एसेन जो है वो पी ब्लॉक का तत्व है, ये पी ब्लॉक का तत्व है एसेन, ये पी ब्लॉक का तत्व है, ठीक है। जबकि संक्रमण तत्वों का आवाज डी ब्लॉक में रखा गया, डी ब्लॉक में। ये संक्रमण जो है ना, सारे संक्रमण, संक्रमण, ये डी ब्लॉक में इसको रखा गया, डी ब्लॉक में, ठीक है। अभी कहां से कहां तक होती है? 3 से 12 तक, ये है, ठीक है। भारत का पहला अन एटीएम कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है उड़ीसा में, अन एटीएम, उड़ीसा में। उड़ीसा में भारत का पहला अन एटीएम लॉन्च किया गया है, उड़ीसा के, वो भी भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर में किया गया ग्रे एटीएम, पहला ग्रे एटीएम, ग्रेन एटीएम, ग्रेन एटीएम, पहला ग्रेन एटीएम, अनाज वितरण मशीन किया गया, ठीक है। ये उड़ीसा सरकार का है। नागी और नकटी, नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल कब घोषित किया गया है? तो ये किया गया है, कब किया गया है? ये 2024 में किया गया है, 5 जून, 5 जून, 5 जून 2024 को ये बातें की गई है। 5 जून 2024 को बिहार के जमुई जिले में, ये कहाँ है? जमुई में है। नग्गी और नकटी पक्षी अभयारण्य जो है वो बिहार के जमुई जिले में है। 21वें और 82वें रामसर को किया गया है। बिहार में अब तक पता है 6 रामसर साइट हो चुके हैं, 6, अभी 6 रामसर साइट है वर्तमान में। बिहार का पहला जो है वो बेगूसराय का कांवर तार झील है, जिसको कांवर झील भी कहते हैं, ठीक है।
और भारत में अभी 97 है, 97 हो चुके हैं पूरे रामसर साइड वर्तमान में। सबसे ज्यादा तमिलनाडु में, ये भी ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा तमिलनाडु में। ठीक है। नकटी पक्षी अभयारण्य को पक्षी अभयारण्य, देखो ये पक्षी अभयारण्य था, उसको 1984 में, 1984 में इसको घोषित किया गया था, अगस्त 3 तक। तमिलनाडु के 3, ये सब पूरी मिला के देखा जाए ना, तो अभी 97 है, 97। और बिहार में 6 हैं, बिहार में 6, 97। विश्व स्वास्थ्य संगठन अक्टूबर 2024 में किस देश को आधिकारिक रूप से मलेरिया मुक्त घोषित किया है? मलेरिया मुक्त घोषित किया है मिस्र को। मिस्र को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अक्टूबर 2024 में आधिकारिक तौर पे मिस्र को मलेरिया घोषित किया गया। मिस्र मलेरिया मुक्त होने वाला अफ्रीका का 5वां देश है। ठीक है। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था, तो ये कब किया गया था? तो ये किया गया था 1936 में। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन 1936 में किया गया था। देखो, ये किया था दयानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। अखिल भारतीय, देखो इसका नाम पहले कुछ और था, इसका हिस्ट्री समझते हैं। देखो, सबसे पहले अखिल अखिल भारतीय अखिल भारतीय किसान किसान कांग्रेस 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 की स्थापना हुई थी 1936 में, 1936 में, 1936 में। ठीक है। और कौन किए थे? ये किए थे स्वामी सहजानंद सहजानंद सहजा सहजानंद सहजानंद सरस्वती सरस्वती सहजानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है। ये भारत के सबसे बड़े किसान थे, ये फार्मर थे, बहुत बड़े फार्मर थे। ठीक है, ये किसान थे। देखो, ये जो थे ना मतलब, और ये किसान थे। 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किया गया था। फिर इसी का नाम चेंज करके स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे, और एनजी रंगा राव इसके महासचिव थे। किसान विश्वविद्यालय की भी स्थापना एनजी रंगा राव ने किए थे। ठीक है। तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसने किए थे? 11 अप्रैल 1936 को। 11 अप्रैल 1936 को इन्होंने किए थे। ठीक है। स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती की ये काम हुई थी। ठीक है, समझ रहे हो? आगे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर? देखो, इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। देखो, स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे ना, ये एक गाजीपुर के, उत्तर प्रदेश के बहुत ही प्रसिद्ध किसान थे। मतलब इन्होंने संन्यास धारण कर सहजानंद सरस्वती नाम लिया। पता है, इन्होंने किसान आंदोलन के महान नेता थे। इस तरह से किसान आंदोलन होती है ना, तो किसान आंदोलन के सबसे प्रमुख नेता इन्हीं को माना जाता है। अगर बोल दे इंडिया में सबसे प्रमुख नेता कौन थे किसान के, तो यही थे, सहजानंद सरस्वती। और ये भारत के योगदान में इनको ने मतलब किसान के लिए इन्होंने काफी संघर्ष किया है। समझ रहे हो? तो ये इन्हीं के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। देखो, सबसे पहले इनका बात करते हैं, तो इन्होंने ऐसा नहीं कि यही किए थे, इनको और भी बहुत सारे इन्होंने किए थे। जैसे सबसे पहले इन्होंने प्रमुख संगठन इनका क्या क्या था? किसान संगठन। अगर मैं किसान संगठन की बात करूं, किसान संगठन का
संगठन संगठन की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने एक बिहार बिहार प्रांतीय बिहार प्रांतीय किसान सभा किसान सभा किसान सभा जो 1929 में किए थे। ठीक है। और एक ऑल इंडिया किसान सभा, यही ऑल इंडिया किसान सभा, अखिल अखिल भारतीय भारतीय किसान कांग्रेस। ये 1936 में किए थे। ठीक है, 1936 में किए थे। और ये प्रथम अध्यक्ष भी बने थे। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष भी बने थे। ठीक है, इनका ये बहुत अच्छा योगदान था। फिर स्वामी सहजानंद सरस्वती एक बहुत ही किसानवादी नेता थे। ठीक है, तो यही दो इनका मेन काम रहा है जो आपको ध्यान रखना है। एक बिहार प्रांतीय किसान सभा जो 1929 में हुआ था। बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929 में, और एक अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में। तो इसका आंसर 1936 हो जाएगा। किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों को शोषक के तरफ गांधी जी का आकर्षण किया था? तो ये किए थे भाई साहब राजकुमार शुक्ल ने। राजकुमार शुक्ल ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बताया था कि चलिए सर हमारे पास आप, ऐसी ऐसी बात है जो अंग्रेज हमारे साथ शोषण कर रहा है। तो गांधी जी इनकी बात मान लिए थे और उसके बाद फिर चले गए थे। ठीक है, समझ रहे हो मतलब। राजकुमार शुक्ल ने ही यूरोपियन जो बगाल थे ना, मालिकों किसानों को शोषण के लिए गांधी जी को ध्यान आकर्षित किए थे। राजकुमार शुक्ल एक किसान थे, कहाँ के? चौपारण के। ठीक है। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह अफ्रीका में शुरू हुआ था 1906 में, ट्राइबल एशियन आदेश के विरोध में। फिर गांधी जी प्रथम सत्याग्रह यहीं से शुरू किए थे, कहाँ से? चौपारण से। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए, देखो ऐसा हुआ था ना, देखो क्यों गए थे राजीव कुमार शुक्ल, क्या कोई थे? देखो क्या हुआ था, एक बात थी 1916। 1916 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक लखनऊ अधिवेशन हो रहा था। ठीक है, और लखनऊ अधिवेशन में कौन किए थे? अमिका चरण मजमूदार, नहीं, अमिका चरण मजमूदार थे। हाँ, अमिका चरण मजमूदार थे, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। तो उसी समय राजकुमार शुक्ल ने चौपारण के किसानों का नेतृत्व किए और गांधी जी से मिलने लखनऊ गए। जो अंग्रेज मिल मकान के द्वारा किसान शोषित ध्यान आकर्षित किया। फिर उसके बाद ये मोतिहारी आ गए। ठीक है, अभी तो हम लोगों ने पढ़ लिया स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के बारे में, कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 में इन्होंने किए थे। फिर अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना 1936 में किए थे। दो डेट आपको ध्यान रखना है। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर की गोली मार दिया था। किसने मारा था? ये बाबू साहेब मारे थे, उधम सिंह ने। उधम सिंह मार के गए थे। देखो, लंदन में 13 मार्च 1940 को, ये भी डेट याद रखना है, 13 मार्च 1940 को 40 को सर माइकल ओ डायर को गोली मार के हत्या किया था उधम सिंह ने। और भी लंदन में जाके कैप्टन, और भी कैंटन हॉल में गोली मारा था। 31 जुलाई 1940 को उधम सिंह को फांसी दे दिया गया। उधम सिंह ने जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था ना पंजाब में, जो उस समय लेफ्टिनेंट यही रहा था, कौन? माइकल ओ डायर को 13 मार्च 1940 को हत्या किया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के जो हंसराज गुप्त की सूचना दी थी। क्यों मारा था? क्योंकि ये जो जनरल डायर था ना, वो जालियांवाला बाग हत्याकांड में बहुत से लोगों को गोली मार दिया था। तो बोला ओ तुम ऐसे करेगा, तो इसको जानते हो, उधम सिंह ने ब्रिटेन में जाके गोली मारे थे, तो अच्छी बात थी ना। अगला क्वेश्चन है कि फारसी यात्री अब्दुल रजाक भारत के, देखो एक चीज और, बीडी सरवरकर, ये बीडी सरवरकर के बारे में आप सुनोगे ना तो बहुत ही अलग तरीका का बातें आती है। क्या आती है? बहुत से लोग बोलते हैं कि अंग्रेज का दलाली करता था।
बहुत से लोग बोलते हैं कि ये जो बीडी सावरकर थे वो अंग्रेज के दलाली करते हैं। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि नहीं, ये अच्छे सेनानी थे। बहुत इनके बीच में कंट्रोवर्सी रहती है, बीडी सावरकर। लेकिन आपका क्या कहना, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। ये बीडी सावरकर के बारे में, ये एक ऐसे लीडर है ना जो आज भी देखोगे ना तो इनके बारे में बहुत सारे आलोचनाएं सहने को मिलती है, कि ये अंग्रेज को दलाली करते थे, तो ये करते थे वो करते थे। ठीक है। देखो, अगला क्वेश्चन है कि फारसी यात्री अब्दुल रजाक भारत के किस शासन के काल में आया था। तो यह था कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय कहाँ है? कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय के, सॉरी, देवराय द्वितीय के शासन काल में आया था। देवराय द्वितीय, कृष्ण देव राय द्वितीय। जो फारसी यात्री अब्दुल रजाक जो था, वो भारत देवराय द्वितीय के शासन काल में आया था। देवराय वन नहीं, कृष्ण देव राय नहीं, कृष्ण देव राय टू नहीं, देवराय सेकेंड के शासनकाल में आया था। फारसी यात्री अब्दुल रजा भारत जो आया था वो देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। देवराय द्वितीय का शासनकाल चला था 1422 से 1446 तक। 46 तक चला था। इसी के काल में ये भारत आया था। ये कौन थे? ये एक फारसी ईरानी था। फारसी ईरानी राजदूत अब्दुल रजाक विजयनगर की यात्रा किया था। इसके अनुसार विजयनगर विश्व का सबसे शानदार नगर बताया था इन्होंने। और 1336 में ही हरियर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना किया था। और इसकी राजधानी कहाँ रखा था? तुंगभद्रा नदी पर, हम्पी जिसको बोला जाता है। ठीक है। ये जो देवराय प्रथम, देखो देवराय प्रथम के समय में, देव देव राय देवराय प्रथम के समय में पता है कौन आया था? देवराय प्रथम के समय में आया था, इटली के यात्री था, निकोली कोटी आया था। निकोली, ये भी पूछ सकता है। निकोली, निकोली, निकोली कोटी, निकोली कोटी आया था। निकोली कोटी आया था, जो इटली के यात्री था। ये इटली था। इटली के यात्री था, इटली के यात्री था। ठीक है। जो देवराय प्रथम के वन के समय में आया था। ठीक है। समझ रहे हो? यहाँ तक क्लियर है तो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। देखो, इसके बारे में और थोड़ा समझ लेते हैं तो आपको पता चल गया ना कि कौन आया था। तो फारसी यात्री अब्दुल रजाक भारत के किस शासन काल में आया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देवराय सेकेंड के। देखो, अभी तक अगर हम देखा जाए तो भारत के इतिहास में कौन कौन से लोग आए हैं। तो सबसे पहला आया है मेघनिस्ट। एक एक करके पढ़ लेते हैं। मेघनिस्ट, मेघनिस्ट। देखो, मेघनिस्ट जो आया है ना, मेघनिस्ट, वो मेघनिस्ट आया था, कहाँ का था? ये यूनान का था। यूनान का, यूनान का आया था। यूनान का था ये। यूनान का था। किसके समय में आया था ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। ये मौर्य के समय में भारत आया था। ठीक है। और इन्होंने एक पुस्तक लिखा था। पुस्तक क्या नाम लिखा था? इंडिका। इंडिका, इंडिका, इंडिका। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखा था। ठीक है। इन्होंने क्या किया था? सबसे पहला पाटलिपुत्र का वर्णन किया और समाज व्यवस्था का बारे में बताया। इंडिका इन्होंने पुस्तक लिखा था। मेग्थनिस्ट, मेग्थनिस्ट यूनान के यात्री था।
जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था, ठीक है। फहयान, फहयान, देखो फहयान जो था, फहयान, फहयान, फहयान यात्री जो था, इसको फहयान भी बोलते हैं, ये चीन के था, चीन के, ये चीन के था, चीन के। ये आया था गुप्त काल, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। किसके समय में? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ये आया था, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, पुस्तक का नाम था इनका फो, फोगु, फोगुओ, फोगुओ, ये पुस्तक था। फोगुओ, फोगुओ रिकॉर्ड, इसको बोला जाता है रिकॉर्ड, रिकॉर्ड, रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट, 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 बुद्धिस्ट किंगडम, किंगडम ये है। फोगुओ लिखा था, ठीक है। और इन्होंने भी क्या किया, बौद्ध धर्म, समाज, न्याय की व्यवस्था के बारे में बताया। फिर अगला यात्री, अगला यात्री कौन था? फहयान हो गया, ये फहयान हो गया जो चीन के था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। फिर अगला तीसरा, तीसरा यात्री था, तीसरा यात्री था हिनस्यांग, 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 पता है ये भी एक यूनानी था, मतलब हिनस्यांग ये आया था, चीन से आया था, ये भी चीन का ही था, चीन का ही था। और ये हर्षवर्धन के समय में आया था, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के समय में आया था, हर्षवर्धन के समय में आया था, ठीक है। और इसका एक पुस्तक ना था, सी यू यू की, ये पुस्तक था, सी यू की पुस्तक था, ठीक है। ये इन्होंने सबसे पहले नालंदा विश्वविद्यालय ये सब किया था, ठीक है। फिर एक और आया था इनसिंग, ठीक है, इनसिंग, इनसिंग, ये सब जो थे ना, ये सब एशियंट हिस्ट्री में मेघनिस्ट किसके शासन काल में, कहाँ के यात्री था? यूनान के। किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। पुस्तक क्या लिखा था? इंडिका। फिर आया फहयान, फहयान कहाँ का था? चीन के था। ये चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था। इन्होंने बुक लिखा था फंगू, रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम। फिर आया हेनस्यांग, चीन के यात्री था। ये हर्षवर्धन के समय में आया था, हर्षवर्धन के समय में। इन्होंने एक बुक लिखा था, सी यू की, सी यू की। अगला, अगला था अल बरूनी, अल बरूनी। अगला व्यक्ति है अल बरूनी, अल बरूनी, अल बरूनी, बरूनी। देखो अल बरूनी व्यक्ति जो है, अल बरूनी, ये उज्बेकिस्तान से आया था, उज्बेकिस्तान से, उज्बेकिस्तान से, उज्बेकिस्तान से आया था, ये उज्बेकिस्तान से आया था। फाइजम, ये किसके साथ आया था? ये मोहम्मद गजनबी के साथ आया था। ये बहुत खतरनाक व्यक्ति था, ये मतलब अच्छा व्यक्ति था ये। महमूद, महमूद गजनबी के साथ। देखो महमूद गजनबी जो था ना, वो भारत में तो लूटपाट के पर्पस से आया था, जिन्होंने क्या बोलते हो सोना, जो है ना गुजरात में एक है ना, कौन सा मंदिर, उस पे 16-17 बार अटैक किया था। तो ये लूटपाट के पर्पस से आया था। लेकिन जो इसके साथ व्यक्ति आया था ना, अल बरूनी, ये बहुत अच्छा व्यक्ति था। ये इंडियन कल्चर को देखा, ये इतना ऑलराउंडर था कि इतिहास को, ज्योग्राफी को, सब कुछ इन्होंने पढ़ डाला। बहुत ही अच्छा व्यक्ति था इन्होंने। तो उन्होंने एक बुक भी लिख दिया, बहुत खतरनाक बुक है जो बहुत फेमस है। इसका नाम है तक के हिंद, तक, तक, तह, 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 तहकीक, तक ही हिंद, हिंद। ये पुस्तक लिखा था इन्होंने, पूरा अच्छे से व्याख्या के साथ। समझ रहे हो? तो ये अल अल बरूनी था। ये बहुत दिन इंडिया में रह गया था। ये इंडिया में रहा तो लड़ाई झगड़ा नहीं किया ये बहुत ही अच्छा व्यक्ति था।
फिर अगला आया इ, इत्न बतूता। ये देखो इत्न बतूता। इ, इ, इब इब्न बतूता। 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 इब्न बतूता जो था वो मोरक्को से आया था, मोरक्को से। मोरक्को से आया था। इब्न बतूता कहाँ से था? मोरक्को से आया था। ये किसके समय, मतलब किसके शासन काल में आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद 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 बिन तुगलक के समय आया था। बिन तुगलक। तुगलक के समय भारत आया था। ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक भी लिखा था जिसका नाम था किस्सा ए हिंद। किस्सा। किस्सा, हाँ गुडू। ना गुडू। किस्सा ए हिंद। ठीक है, ये इब्न बतूता मोरक्को के समय आया था। ठीक है, अगला है मार्क पोलो। मार्क पोलो। मार्क मार्को पोलो। मार्क पोलो ये इटली से आया था। इटली से। इटली से आया था। ठीक है, ये आया था पांड्य वंश के समय में। तो देखो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि मेगधनीस जो था यूनान से आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इंडिका पुस्तक लिखा। फहयान चीन से आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय या समुद्रगुप्त के समय में एक फोंगो बुक लिखा, इसका नाम था रिकॉर्ड बुद्धिस्ट किंगडम। हेंस आया था चीन से, हर्षवर्धन के शासनकाल में सी यू की लिखा। अल बरूनी जो था वो उज्बेकिस्तान से आया था, मोहम्मद बिन गजनबी के समय में। इन्होंने एक तख्ता है हिंद की बुक लिख दिया। और फिर आया इब्न बतूता, मोरक्को से था, ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था, एक किस्सा ए हिंद बुक लिखा। फिर आया मार्क पोलो। मार्क पोलो इटली से था। इटली से था। इटली से था। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सब हम हटाते हैं, आगे चलते हैं। ये सब पूछा जाता है भाई, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। मेरा बताने का कोई शौक नहीं है, और मुझे रिवीजन हो जाएगा ना आपको। यही तो फायदा है सेट मारने का होता है। ये क्वेश्चन से आप 20 क्वेश्चन देख रहे हो। जो ज्ञान बिंदु सर है, रोशन सर, यही तो करते हैं। डिटेल समझाते हैं वो। उनका तुम पढ़ाने का शैली देखना, बहुत मतलब एक्टिव बना देते हैं क्लास को। देखो अगला है अब्दुल रजाक। अब्दुल रजाक। अब्दुल अब्दुल रजाक। रजाक। ये जो आए थे, ये आया था फारस के, था फारस के व्यक्ति था ये। ये फारस कहाँ, ईरान में पड़ता है। ईरान में पड़ता है। ये किसके शासन में आया था? ये आया था देवराय। देव राय। देव राय सेकेंड के शासन काल में आया था। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखा था, मटला ए सदी। मटला। मटला अस सदी। ठीक है, फिर आया फ्रांस बैरियर, औरंगजेब के समय आया था। ठीक है, समझ में आ गया। फिर है अगला फ्रांस बैरियर। फ्रांसीसिस फ्रांसीसी बैनियर। बैनियर जो था, ये पता है आया था, ये आया था औरंगजेब के समय में आया था। औरंगजेब के समय में। औरंगजेब जेब के समय में आया था भारत। ठीक है, औरंगजेब के समय में आया था। इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, ट्रैवल इन मुगल एम्पायर। फिर आया जेस बेड ट्रेवियल, ये शाहजहां के समय में आया था। फिर आया देवदास बरबोसो, विजयनगर। फिर देखो आधुनिक इतिहास में अगर जाओगे तो दो व्यक्ति थे जो फेमस है। एक विलियम हॉकिंस जो जहांगीर के समय में आया था, लेकिन उन्होंने पूरी अपनी जो भी व्यापारी वाला नीति है ना वो नहीं ला पाया। फिर
सर थॉमस रो आया, जो जहांगीर के दरबार में आया, पूरी तरीके से उनको अनुमति मिल गया था। तो इस तरह से देखा जाए, और देखो पूछा जाता है इतन बतूतो मोहम्मद बिन तुगलक के, अल बरूनी मोहम्मद गजनबी, हेनसेंग हर्षवर्धन, फ्यांग चंद्रगुप्त द्वितीय, मेघनाद चंद्रगुप्त मौर्य, अब्दुल रजाक विजयनगर कृष्ण देवराय के देवराय द्वितीय के समय में, और पायस कृष्ण देवराय के समय में। तो ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करने से पहले हम लोग थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, रेस्ट बोलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कितना मिल गया, 1 घंटा हो गया ना।